हेलो दोस्तों, मैं जयप्रकाश पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आगमन स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सीटेट के एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो हर बार 4 नंबर का पूछा जाता है। आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीटेट हो या यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, झारखंड टेट हो, रीट हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, सुपर टेट हो आदि, जिसमें शिक्षक भर्ती के लिए कोई भी टेट एग्जाम करवाता है, कोई भी राज्य या कोई सेंट्रल बोर्ड, तो उसमें ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। हर बार पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर इस टॉपिक से पूछ लिया जाता है, जो जीन पियाजे का टॉपिक है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दिया हूँ क्या, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। आपको इसमें संज्ञानात्मक विकास पढ़ाएंगे हम, और इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, मैं सारा इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया हूँ। आपको जीन पियाजे से संबंधित कोई भी वीडियो अलग से नहीं देखनी पड़ेगी। आप ये वीडियो देख लेंगे तो यकीन दिलाता हूँ आपको, आपके क्वेश्चन इसी वीडियो से बन जाएंगे। तो आप केवल वीडियो पर बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, शुरुआत में जीन पियाजे से संबंधित। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक। पूछ लिया जाता है जीन पियाजे को कैसा मनोवैज्ञानिक माना जाता है, तो इनको विकासात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। अगला क्या पूछे जा सकता है, जीन पियाजे का जन्म कब हुआ था? जीन पियाजे का जन्म 1886 ईस्वी स्विट्जरलैंड पूछा जाता है। कभी 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 टेट में पूछ लिया जाता है, सीटेट में भी पूछ लेगा कभी कभी। कब इनका जन्म हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। और क्या पूछेगा, पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ हार्ट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में लिखी। कभी कभी टेट में पूछ लेता है पियाजे ने सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपको बताना होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड इन्होंने लिखी। कब लिखी? 1923 ईस्वी में लिखी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है, जीन पियाजे संबंधित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं? बहुत बार यही पूछा जाता है। 80% क्वेश्चन यही से बनते हैं। इनकी जो है स्टेज पूछ लेता है और उनकी उम्र पूछ लेता है। तो आपको गलती नहीं करना है, आज हम अच्छे से पढ़ लेंगे। आपको इसी वीडियो से सारा कंटेंट मिल जाएगा जीन पियाजे से संबंधित। पहला क्या है, संवेदी गामक अवस्था। 4 अवस्थाओं में पहला अवस्था क्या है? संवेदी गामक अवस्था, जिसको क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर बोलते हैं इंग्लिश में। और इनकी उम्र क्या होती है बच्चों की? जो बच्चे 0 से 2 वर्ष तक, पैदा से लेकर के वो 2 वर्ष तक जो एज होती है बच्चों की, वो कौन सी एज कहलाती है? संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी उम्र क्या होती है बच्चों की? 207 वर्ष। चाहे लड़का हो चाहे लड़की, अगर उनकी एज 2 से 7 वर्ष है तो उनको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया है। और पहला क्या है, संवेदी गामक अवस्था, उनको 0 से 2 वर्ष के बीच में रखा गया है। तीसरा स्टेज जीन पियाजे क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसकी उम्र क्या है? 7 से 11 वर्ष। इसकी उम्र 7 से 11 वर्ष। कभी कभी उम्र भी पूछ लेता है, ये भर भर क्वेश्चन पूछता है। टेट में अधिकतर पूछता है, सीटेट में पूछता है इनकी उम्र क्या है। पूछ लेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है बच्चों की? 7 से 11 वर्ष। किसके अनुसार? जीन पियाजे जी के अनुसार। ठीक है। अगला हमारा है चौथा स्टेज क्या है? अमूर्त, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। देखिए, इसको अमूर्त भी याद करना है। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं और औपचारिक अवस्था संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कभी कभी जो है केवल एग्जाम में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था दे देता है, तो आप सोचेंगे मैंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पढ़ा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो आपको अमूर्त और औपचारिक इसको दोनों याद रखना है। चौथा स्टेज जीन पियाजे जी का है। इसकी उम्र क्या होती है बच्चों की? 11 से लेकर 15 वर्ष के बीच में जो एज होती है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आती है। ये जीन पियाजे जी का चौथा स्टेज है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम देखते हैं, अगला हमारा क्या पेज है? अगला हमारा है
देखिए अब संवेदी गामक अवस्था मैंने पढ़ लिया पहला। संवेदी गामक अवस्था की हम पूरा विशेषता पढ़ते हैं ताकि हमको कभी भूले ना। देखिए ये बच्चा आपको जो सामने दिख रहा है, इसकी एज क्या होगी? इसकी एज मुश्किल से होगी 7 से 8 महीने। तो इसमें क्या है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था बोली गई है। यह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बालक जो कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, जैसे आंख, कान, नाक, त्वचा। भाई ये किस अवस्था में रहते हैं? इस संवेदी गामक अवस्था रहते हैं। तो किससे ये जो है कार्य करते हैं? आंख से। आंख से केवल ये देखते हैं। भाई कोई भारी काम तो कर ही नहीं पाएंगे। बताइए अगर कोई 0 से 2 वर्ष का बच्चा है, अब बताइए जो सामने आपकी फोटो दिख रही है, क्या ये बच्चा कुछ काम कर पाएगा? काम नहीं कर पाएगा। वो केवल क्या देख सकता है? आंखों से अनुमान लगा सकता है, आंखों से देख सकता है, कान से क्या सकता है? सुन सकता है, नाक से क्या कर सकता है? वो स्मेल कर सकता है। अगला क्या है? त्वचा से वो केवल छू सकता है। ये इंद्रियों के माध्यम से उसको अपना अनुभव कर सकता है। इसीलिए जीन पियाजे जी ने छोटे बच्चों को क्या माना है? नन्हा वैज्ञानिक माना हुआ है, क्योंकि वो हरदम सीखता रहता है। अगला क्या है, इसकी क्रियाएं क्या है? जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना। अब बताइए जैसे मान लीजिए 1 से 2 वर्ष का मान लीजिए बच्चा हो गया, मान लीजिए तो आपके 8 महीने का बच्चा दिख रहा है। अगर मान लीजिए 2 वर्ष का बच्चा हो गया, ठीक, अगर मान लीजिए 18 महीने का हो गया, तो क्या काम करता है? वो पकड़ता है। कोई चीज़ अगर उसके सामने आ गया तो पकड़ेगा, खेलता भी है। भाई वो घुटनों के बल खेलता भी है। और लिखने का काम, आप उसको पेंसिल दे देंगे तो वो आड़ी तिरछी जो है कुछ लाइनें खींचता है, लिखने का प्रयास करता है। अगर आप लिख रहे हैं तो आपका नकल करेगा। बच्चा आपके घर में कोई होगा, आप सपोज करिए आपके घर में 1.5 साल का या 2 साल कोई बच्चा है। अगर आप लिख रहे हैं, आप वहाँ से हट जाइए 2 मिनट के लिए, तो बच्चा क्या करेगा? वही पेन लेकर के आपके काम में, आपके कॉपी में जो है तिरछी इधर उधर लाइन खींचने लग स्टार्ट कर देगा। वो लिखने का प्रयास करेगा, कैसे हमारे ये जो भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पापा कैसे लिख रहे थे, मैं भी लिखूंगा। वो लिखने का प्रयास करता है। तो संवेदी गामक अवस्था में यही सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब आपको भूलेगा नहीं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्या है? हाँ, अगले नोट में क्या है, संवेदी गामक में और क्या क्या होता है। देखिए मैं संवेदी गामक इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपको कोई वीडियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और क्या होता है? वस्तु अस्थायित्व। वस्तु अस्थायित्व क्या होता है? जैसे कोई वस्तु जो है, मान लीजिए जैसे मोबाइल है, मोबाइल बच्चे के हाथ में है, आप उससे मोबाइल छीन लीजिए, वो बच्चा क्या करता है? रोने लगता है। वही मोबाइल जो क्या करते हैं, तकिए के नीचे रख दीजिए, तकिए के नीचे रख करके आप चुपके से हटा लीजिए। तो बच्चा क्या सोचता है कि मोबाइल जो है आपके हाथ में आ गई? नहीं, वो सोचेगा तकिए के नीचे ही है, क्योंकि मोबाइल यहीं रखी जाती है। वो अपने दिमाग में अस्थायित्व बना लेता है कि मोबाइल यहीं पे रखी गई है। तो यही हमारा जो दिमाग में एक अस्थायी रूप से बना लेते हैं कि हाँ चीज़ यही है, तो वो क्या कहलाती है? वस्तु अस्थायित्व कहलाती है। ये किस एज में होती है? संवेदी गामक अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में होती है। ठीक, अगला हमारा क्या है? मानसिक निरूपण है। और क्या है इसमें? क्या होती है? परावर्ती क्रिया होती है। और क्या होती है? इंद्रिय आधारित अधिगम होता है। और क्या होता है? स्मृति आधारित अधिगम होता है। इसमें स्मृति आधारित अधिगम होता है। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है अनुकरण। अगला हमारा 7 नंबर क्या है? पॉइंट 7 नंबर पॉइंट हमारा काल्पनिक खेल होता है। ठीक, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? देखिए दूसरा स्टेज हमारा आ गया। दूसरा स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे का दूसरा स्टेज है। देखिए स्टेज से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको खूब विस्तार से पढ़ा दिया है, ताकि आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, कोई बुक की सहारा ना लेना पड़े। ठीक है, अब हमारा क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक, कितनी एज होती है इसकी? 2 से 7 वर्ष। अभी देखो ये आपके सामने बच्ची दिख रही है, इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज मिनिमम क्या होगी? 5 होगी। 5 होगी ना, 6 होगी, या तो 4 होगी, इतनी ही एज इसकी होगी। तो तो हम देखते हैं अगला क्या है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। देखिए बच्चे जो होते हैं, वो जिन पियाजे उनको क्या माने हैं? एक नन्हा वैज्ञानिक माने हैं। वो खेल खेल में क्या करते हैं? सीखते हैं। वो खेल खेल में सीखते हैं। जैसे आप खिलौना दे देंगे, आप वो उनको तोड़ेंगे, उसको जो है निकालें, उसके पुर्जे निकालेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे। अभी मिट्टी में मिट्टी आप उनको दे दो गिली हुई, क्या करेंगे? उसको खिलौना बनाएंगे, उसके जहाज बनाएंगे, उसकी नाव बनाएंगे। तो क्या करते हैं? वो सीखते हैं, खेल खेल में सब कुछ सीखते हैं वो। अभी हमको कागज दे दो, वो नाव बनाएंगे, जहाज बनाएंगे,
वो कुछ न कुछ सीखते हैं। इसीलिए जो है जीन पियाजे जी एक छोटे बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक के रूप में दर्जा दिया है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी के साथ खेलते हैं। ठीक, अगला हमारा क्या है? अगला हमारा है बालक शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। बालक शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे उनको आप बुलाएंगे तो हाँ बोलेंगे, वो मम्मी पापा बोलने लगते हैं, वो शब्दों का उच्चारण स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। जब 2 वर्ष की अवस्था आती है तो मम्मी पापा बोलने लगते हैं, और पास पड़ोस में जो नाम होते हैं उनको भी बोलने लगते हैं धीरे धीरे, और प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं। आप उनसे कुछ कहेंगे, बच्चा आप खाना खाओगे?" तो ऐसे सर हिलाएंगे, ना, ऐसे सर हिला, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए जैसे उनको पानी की जरूरत होती है, मम बोलते हैं, वो प्रतीक का प्रयोग करते हैं। देखो पानी नाम है लेकिन मम बोलते हैं, तो मम्मी क्या होती है, समझ जाती है कि हमारा बच्चा पानी मांग रहा है। ठीक, और उनको भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, तो इधर उधर वो इशारा करते हैं कि हमको खाना चाहिए, तो मम्मी क्या होती है, मम्मी तो मम्मी ही होती है, वो बच्चों का एक्टिविटी समझ जाती है कि हाँ बच्चे को हमारी भूख लगी है। ठीक, अगला हमारा क्या है? इस दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए इस दौरान मान लीजिए 0 से 2 वर्ष की अवस्था है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया, 7 वर्ष का हो गया, तो भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या करते हैं, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्कूल में जाने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलने भी लगते हैं कि मम्मी ऐसे जो है हमारे सर ने ऐसे बोला। पापा से बताते हैं, पापा जी मेरे सर ने, हमारी मैम ने ऐसा बोला, मम्मी ने आज बोला कि आप बहुत अच्छा होमवर्क करके आए हो, आज मैं आपको वेरी गुड दूंगा, वेरी गुड दिया हूँ, कल आप और अच्छा करके आना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बच्चा बताता है। मम्मी पूछती है ना, जब बच्चा स्कूल से आता है, बेटा बताओ आज आपके सर ने मारा है कि नहीं आपको, आप जो है, तो बच्चा बताता है, मम्मी आज हमारे सर नहीं मारे, आज हमको बहुत प्यार किए, आज हमको अच्छे से समझाए, आज हमको होमवर्क दिए थे, आज हमको चॉकलेट दिए थे, बोले कल अच्छा होमवर्क करोगी तो हमको और चॉकलेट देंगे। तो क्या करते हैं, भाषा का विकास वो बोलना स्टार्ट कर देती है। उम्मीद करता हूँ आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अब आपको कभी नहीं भूलेगी। दूसरा स्टेज जीन पियाजे जी का। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए और क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और क्या क्या होता है। देखिए इसमें क्या क्या और भी क्या होता है, अविलोमितता होती है, संरक्षण का अभाव होता है, केंद्रीकरण होता है, क्रम गिनती। देखिए उस समय में बच्चे गिनती गिनने लगते हैं। आप बोलेंगे बच्चा चलो हमको ABCD सुनाओ, गिनती सुनाओ, बच्चा सुनाने लगता है, चाहे गलत ही सुनाए लेकिन बच्चा क्या होता है, सुनाने लगता है। ठीक, देखिए सामने आपके बच्चे दिख रहे हैं, इनकी एज क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, 5 वर्ष होगी, 4 वर्ष की होगी। तो ये किस अवस्था में है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार। ये अपना एक लक्ष्य लेकर के व्यवहार करते हैं। जैसे आप उनको कह दो कि बेटा ये काम करना है आपको जो है, तो आपको चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, कह दो आप ये होमवर्क कर लो एक पेज, आपको चॉकलेट मिलेगा। तो बच्चा क्या करता है, एक लक्ष्य बनाकर चलना है, चलता है कि हम ये होमवर्क कर लेंगे तो हमारी मम्मी हमको चॉकलेट देंगी। तो एक लक्ष्य के अनुसार वो व्यवहार करता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, अगला स्टेज हमारा क्या है, अगला स्टेज हमारा है थर्ड वाला जीन पियाजे जी का। 2 खत्म होगा, तीसरा अवस्था क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये एज क्या होती है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, कौन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। देखिए इस अवस्था में क्या होता है, बालक चिंतन करना स्टार्ट। मान लीजिए जैसे बच्चा अगर 10 या 11 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, तो किस क्लास में जाएगा, वो जो है चौथी, पांचवी या छठी क्लास में जाएगा ही। ठीक, तो इस अवस्था में बच्चे जो है हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, उनको गिनती आने लगती है, उनको सप्ताह के जो दिन होते हैं उनको भी वो क्रम से सुनाते हैं, और महीनों के भी नाम सुनाते हैं। कुछ आप उनको पूछेंगे तो वो बताएंगे। देखिए छोटे बच्चे के सामने आप कोई कहानी बताइए, तो आप 2 दिन बाद भी पूछिए, चलो बच्चा जो मैं कहानी सुनाया था आप बताओ, तो बच्चा सुनाना आपको स्टार्ट कर देगा, तर्क करना स्टार्ट कर देगा कि ये कैसा हुआ था, हाँ ऐसे इसमें घटना हुई थी, ये राजा थे, रानी थे, ऐसे ऐसी बात हुई थी। तो बच्चा आपको वही कहानी स्टार्ट कर देगा सुनाना। ठीक, इस अवस्था में अगला स्टेज, अगला हमारा क्या है, इस अवस्था में बालक नाम तारीख, अभी मैंने आपको बता दिया, तारीख बाहर क्रम दिन आज बताने लगता है। ठीक, मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक,
मूर्त चिंतन मतलब होता है मूर्त चीजें, जैसे कोई चीज वस्तु से वो बच्चा सीखता है। आप उनके सामने कोई सामान रख दो तो बताएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसा होता है। आप उनके सामने शरीर को प्रस्तुत कर दीजिए, किसी बॉडी को प्रस्तुत कर दीजिए। आप उनसे पूछेंगे कौन सा अंग है, बेटा हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है। तो मूर्त से वो स्टार्ट करते हैं, बताएंगे आपको ये हमारा हाथ है, ये हमारा नाक है, ये हमारा कान है। कोई चीज़ अगर जैसे आपको गुलदस्ता दे दिए बच्चे को, पूछोगे इसमें क्या है, बताएंगे इसमें फूल है, पत्तियां हैं। और अब पूछेंगे इसमें और क्या हो सकती हैं, तो बच्चा जो है बताएगा। और क्या होगी, इसमें शाखाएं भी होगी, वो आपको बताएगा। तर्क करना, चिंतन करना स्टार्ट कर देता है उस अवस्था में। वो मूर्त से ही जो है आपको बताएगा। कोई चीज़ आप दिखाएंगे उसके सामने तो उसी में से वो क्वेश्चन बना के आपको बताएगा। क्वेश्चन बना के आपको बताएगा जो है कि देखिए मम्मी जी पापा जी ये चीज़ इसमें ऐसे होता है, ये चीज़ ये है। आप उसको भैंस दिखा देंगे, ये क्या है, बताएगा भैंस। आप पूछेंगे भैंस क्या होता है, बोलेंगे बताएगी भैंस जो है दूध देती है। तो बच्चा क्या है, तर्क करना स्टार्ट कर देता है उसी वस्तु से, उसी जो है जो भैंस हमारी है उससे जो है तर्क बनाना स्टार्ट करेगा बच्चा हमारा। क्योंकि वो मूर्त अवस्था में है, कोई वस्तु होती है वो मूर्त अवस्था में होती है। आगे हमारा क्या है, अगले क्या है, विलोमिता होती है इस अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विलोमिता होती है। मतलब बच्चा इस अवस्था में वो विलोम करना स्टार्ट, आप उनसे उल्टी गिनती सुनेंगे तो वो स्टार्ट कर देंगे सुनाना। क्योंकि ये एज कितना होती है, 7 से 11 वर्ष की होती है। देखिए जिस अवस्था में बच्चे अगर 7 से 11 वर्ष की अवस्था में हैं, जैसे वो चौथे 5वीं क्लास में हैं, आप उनसे उल्टी गिनती सुनेंगे तब भी बताएंगे, सीधी गिनती गिनती सुनेंगे तब भी बताएंगे। क्योंकि उनको क्रम पता हो गया है अब कि 100 आता है, 100 के बाद 99 आता है, 99 बाद 98 आता है, 97 आता है, 95 96 आता है, 95 आता है, 94 आता है, 93 आता है। वो आपको गिनती बताना स्टार्ट कर देंगे। अब जैसे आप मुझसे पूछे बच्चों चलो बताओ हमको 1 से 10 जो गिनती होती है इसका उल्टा आप बताओ, तो बच्चा आपको बताने लगेगा। मम्मी पहले, मम्मी जी, सर जी, मैम जी, पहले 10 आता है, उसके बाद 9 आता है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 6 आता है। वो आपको ऐसे विलोमिता के आधार पे बताने लगेगा। ठीक। और उनके संरक्षण का भी वो ज्ञान हो जाता है। कोई चीज किसी चीज को संरक्षण करने का उनको क्रम आ जाता है। अगला क्या है, विकेंद्रीकरण। कई पक्षों पर फोकस कर लेते हैं। ठीक। अभी आप उनको कहो चलो ठीक है कि आप बेटा ये आप लिखते रहो, ठीक, आप अपना काम होमवर्क करते रहो, देखते रहना। यहाँ अगर आपके पास कोई आए तो हमको बताना। तो बच्चा क्या करता है, कई बच्चों पर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। मैं लिख लिख भी रहा होता है और फोकस भी किया रहता है कि हम हमारे पास कोई आएगा तो हमको मम्मी को बताना है। तो बच्चा क्या करता है, अपने दिमाग बैठाए रहता है। कोई जैसे आया झट से तुरंत बताएगा मम्मी ये आ गए हैं, ये अपने घर आ गए हैं, ये खेलने आ गए हैं, ये मुझे डिस्टर्ब करने आ गए हैं। बच्चा क्या करता है, कई बच्चों पर फोकस करने लगता है उस अवस्था में। क्रम परिपक्व हो जाता है। भाई क्रम परिपक्व आपको बता दिए भाई, उनको क्रम वो गिनती बता लेंगे, पहाड़ा भी बता लेंगे, सारे क्रम की अवस्था में बताएंगे। जैसे कोई आप जो है आम दे दो, उनको कच्चे आम दे दो, छोटे बड़े उसमें सब हो। आप बच्चों को कह दो कि बेटा इसको जो है छोटे से लेकर बड़े में इसको लगाइए, जो छोटा है इसमें रखिए, बड़ा जो है इसमें रखिए। तो बच्चा जो छोटा आम रहेगा जहां आप बताए रहेंगे छोटे में रखेगा, बड़ा आम को बड़े आम में रखेगा, बड़े पात्र में रखेगा उसको। उनको क्रम परिपक्व हो जाता है। अगला हमारा क्या है, गणिती गतिथि संक्रिया होती है। और क्या होती है, भार का ज्ञान हो जाता है, संख्या का द्रव्यमान की समझ आ जाती है। और क्या होती है, कार्य कारण संबंध भी आ जाता है उनको। और वर्गीकरण और तार्किक चिंतन की शुरुआत, श्रृंखला ज्ञान भी हो जाता है। ठीक, इतना उनको ज्ञान हो जाता है किस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की एज होती है जीन पियाजे के अनुसार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब ये वाला 3 स्टेज समाप्त होते हैं, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जो बनेंगे इसी में से ही पूछेंगे। अगर देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, जो विलोमिता का गुण होता है वो जीन पियाजे के किस अवस्था में होता है, तो आप पढ़े हैं, मैंने आपको बता दिया कि इसमें होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। और जो संरक्षण का गुण आ जाता है, जो ज्ञान आ जाता है, वो किस अवस्था में आती है बच्चों के, आप बताएंगे भैया मूर्त अवस्था में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। वही अगर पूछ लेगा जो है क्रम परिपक्व कब हो जाता है बच्चे किस एज में, जिन पियाजे के अनुसार, तो आप बताएंगे 7 से 11 एज में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा, अगला हमारा स्टेज क्या है, अगला हमारा स्टेज चौथा क्या है,
अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। दोनों हमको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में एक ही दे देगा तो आपको एक ध्यान रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर औपचारिक दे दिया, अमूर्त नहीं दिया, तो आप सोचेंगे औपचारिक कहाँ दे दिया, औपचारिक मैंने पढ़ा है लेकिन अमूर्त नहीं पढ़ा हुआ है। तो आपको दोनों पढ़ के चलना है, अमूर्त और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोनों कहते हैं। तो इस अवस्था के क्या क्या गुण होते हैं देखेंगे। जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था के गुण में सबसे पहली बात हमको याद रखना है, 11 से 14 वर्ष होता है। ठीक, ये 11 14 वर्ष के आगे की अवस्था होती है। आगे जब बढ़ जाते हैं, जैसे 11 12 13 14 15 16 17 18 जो भी एज होती है, 21 अवस्था में आ जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बालक क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है। आप उनके सामने कोई वस्तु रखे या न रखो, किसी चीज के बारे में पूछने लगो, तो क्या करते हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। आप पूछो उनको, उनसे, अगर हमारे पृथ्वी पे जल ना हो तो क्या होगा, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगेगा, वो आपको बताएगा। देखिए उस समय अगर पानी नहीं रहेगा तो लोग जीवित नहीं रहेंगे, पशु पक्षियां नहीं रहेंगी, वनस्पतियां नहीं रहेंगी। आप उनके मन में जितने सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे, जितने आंसर बनेंगे, आपको सारा बताएंगे। आपके उनके उनके ज्ञान में ये वृद्धि होने लगती है, सब सारा चीज अमूर्त चिंतन का। अगला हमारा क्या है, इस अवस्था में अमूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है, अभी आपको मैंने बता दिया। अगला क्या है, इस अवस्था में किशोर मूर्त चिंतन के साथ अमूर्त चिंतन के योग हो जाता है, यही तो मैंने आपको बताया। अगला स्टेज हमारा क्या है, इसलिए इस तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था को किस नाम जानते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जानते हैं। किसको, अमूर्त चिंतन या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, आगे हमारा क्या है, अमूर्त औपचारिक चिंतन में और क्या क्या होता है हम देखेंगे। क्या क्या और होता है, न्याय निगमन हो जाता है स्टार्ट, और क्या होता है, संकलनात्मक तर्कड़ा हो जाती है। ठीक, तार्किक चिंतन परिपक्व हमारा हो जाता है, अपसारी चिंतन हो जाता है। ठीक, अपसारी चिंतन की बात करता हूँ, कैसे होता है, छोटे से लेकर बड़े फैलाव जो होता है, ये अपसारी चिंतन है। ठीक, ये एक बिंदु से कई बिंदुओं तक जाना, वो हमारा क्या है, अपसारी चिंतन है। ठीक, एक पॉइंट उनको दे दो, वो सारे तरह तरह क्वेश्चन बनाएंगे, वही क्या है, अपसारी चिंतन है। एक अभिसारी और अपसारी चिंतन पूछता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बिंदु है, कोई कोई वस्तु है, उसके बयान, उसके विषय में संपूर्ण व्याख्या कर देना, तरह तरह के, खूब ज्यादा, कई तरह के सारे क्वेश्चन आंसर खूब बना देना, उसके विषय में बता देना, वही क्या है, अपसारी चिंतन है। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये नहीं भूलेगा अपसारी चिंतन। और क्या है, निगमनात्मक चिंतन। निगमनात्मक चिंतन क्या होता है, नियम से क्या, उदाहरण की ओर। पहले नियम बताएंगे, उसमें उदाहरण। बच्चे आपको सारा चीज बताएंगे, पहले नियम से बताएंगे आपको, उसके बाद उदाहरण की तरफ बताएंगे, वो नियम के अनुसार वो चिंतन करने लगते हैं। किसमें, किसमें, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा ये पूछता है, देखिए सीटेट में अनुकूलन शब्द आता है, आत्मसात करण आता है, इनके विषय में भी आपको जानना है। देखिए अनुकूलन क्या होता है, आपको बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अनुकूलन सबसे पहले है। अनुकूलन में क्या है, अनुकूलन सबसे पहले जानते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होती है, एडाप्टेशन होती है। इसको क्या कहते हैं, अनुकूलन की कैसे हम परिभाषित करेंगे। ठीक, वातावरण के साथ अपने को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक, वातावरण के अनुसार अपने में ढाल लेना। ठीक, जैसे आप किसी माहौल में गए, उसी माहौल में आप ढल जा रहे हैं, तो वही क्या है, अनुकूलन के अंतर्गत आता है। अब आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला हमारा क्या है, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण क्या है, अनुकूलन तो आपको समझ में आ गया होगा। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। कोई ज्ञान है कि कोई जानकारी आपके पास है, कोई नई जानकारी मिली, उसी नई जानकारी में वही पहली वाली जानकारी से संबंधित ज्ञान को जोड़ देना ही क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक, अब आपको नहीं भूलेगा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है समायोजन। बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना, एक समायोजन, एक समावेशन में लोग बहुत भूलते हैं। अब आपको मैं आप समझा दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आपको कभी भूलेगा नहीं। पहला क्या है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके क्या है, वातावरण के साथ तालमेल बिठाना। यहाँ वातावरण होना चाहिए, वरण होना चाहिए। ठीक, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। पूर्व ज्ञान में परिवर्तित करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना,
योजन है। जैसे कौवा और कोयल की आवाज में अंतर कर लेना। देखिए, कौवा और कोयल देखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके आवाज में क्या होती है, विभिन्नता होती है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या कहता है, इसमें अंतर कर लेता, समायोजन में, मतलब उसमें अंतर कर लेता है कि जो है ये इसका आवाज अलग है, इसका आवाज अलग है, ये कौवा है, ये क्या है, कोयल है। इसके यही एग्जाम्पल, कई प्रकार के एग्जाम्पल है। ठीक, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। मान लीजिए कभी जो छोटे 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 कुत्ते रहते, छोटे बिल्ली रहते, एक तरह के लगते हैं ना, कि कुत्ता है कि बिल्ली है। कभी कभी ऐसी प्रजातियां भी होती है कुत्तों की, बिल्लियों की। तो क्या होता है, उसके आवाज से हम पहचान सकते हैं कि कुत्ता जो है क्या होता है, भौंकता है, और बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है। उससे हम पहचान सकते हैं, आवाज से जो है अंतर को हम स्पष्ट कर लेंगे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है। अब समायोजन से संबंधित कोई भी डाउट आपके नहीं रह गए होंगे। अगला हमारा है स्कीम्स। क्या है, किसी कार्य का सही क्रम स्कीम्स है। जैसे पेन का कैप खोलना फिर लिखना, एक क्रम होता है ना भैया। स्कीम्स क्या होता है, कोई क्रम होता है। ठीक, पहले देखिए हम ड्रेस पहनेंगे, पहले अपना बैग टांगेंगे अपने, बताइए, पहले हम ड्रेस ही पहनेंगे, उसके बाद हम बैग टांगेंगे। यही क्या है, स्कीम्स है। जैसे कोई पेन आप खरीदे नया नया, आपको लिखना हुआ, क्या करेंगे आप, लिखना स्टार्ट कर देंगे, फिर आप कैप खोलेंगे, नहीं, पहले आप कैप खोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे। यही हमारा क्या है, स्कीम्स है। ठीक, आपको बोतल से पानी पीना हुआ, बोतल मान लीजिए ढक्कन लगा हुआ है, पहले आप बोतल के ढक्कन खोलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप पानी पिएंगे। आपको पहले जो है कपड़े जैसे पहनने हैं, आपको पहले बटन बंद कर लेना, उसके बाद कहो आप शर्ट पहनो, नहीं, पहले आपको शर्ट पहन लेना है, उसके बाद आपको बटन बंद करना है। ठीक, उसके बाद उसके ऊपर आपको बैग टांगना है, उसके बाद आपको स्कूल जाना है। जैसे आपको सुबह उठा हुआ, ठीक, सुबह हुआ तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे बताइए, पहले आप बैग टांग लेंगे स्कूल जाने के लिए, नहीं, सबसे पहले बात सुबह उठेंगे, हम ब्रश करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नहाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम बैग टांगेंगे अपने सर पे, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। तो ये क्रम है, यही क्या है, एक स्कीम्स हमारा कहलाता है। अब आपको कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। ठीक, आगे चलते दोस्तों, हमारा स्कीमा। देखिए, स्कीम्स और स्कीमा अलग अलग होते हैं। अब स्कीमा हम देखते हैं क्या है। पियाजे ने इस शब्द को एक संज्ञानात्मक संरचना कहा है, जिसके द्वारा बालक जानकारियों को छोटे छोटे खंड में सहेज कर रखता है। ठीक, क्या है, छोटे छोटे खंडों में सहेज कर रखता है। कोई जानकारी है, कोई जानकारी है, उसको छोटे छोटे खंडों में सहेज कर रखना, वही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। जैसे किसी विषय में आपको पढ़ना, जैसे आपको संधि पढ़ना हुआ, ठीक, संधि के विषय में आपको जानना है, संधि है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, उनके खंड को विभक्त करके आप वो सहेज कर रख दे रहे हैं। ठीक, वही स्कीमा है। देखिए, स्कीमा से एक ट्रिक आपको बताता हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे स्कीमा देखिए, जो जब हमारी एग्जाम होने वाली है तो होती है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल होने वाला है, ठीक, एक स्कीम आती है, उसमें क्या रहता है, सारे सब्जेक्ट रहते हैं, डेट रहते हैं, समय रहता है, सारा उसमें इंक्लूड रहता है, क्योंकि वो एक टाइम टेबल है, एक स्कीम है। उसी स्कीम में जो है आपको सारा इंक्लूड किया रहता है, आप उसी के आधार पर देख करके अपना एग्जाम देते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ते हैं और एग्जाम देते हैं। ये जो व्यवस्थित क्रम से रखा गया है, पहला नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पांचवें नंबर, यही हमारा क्या है, स्कीमा है। ठीक, अब आपको कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। नोट देखिए, हम नोट क्या है, उम्र और परिपक्वता बढ़ने पर स्कीमा जटिल होता जाता है। ठीक है, जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी बढ़ेगी और परिपक्वता बढ़ेगी, वैसे अब क्या होगी, स्कीमा जटिल होती जाएगी। ये हमको ध्यान रखना है। स्कीमा का बहुवचन इसकी मैटा मैता होता है, या मैटा होना चाहिए, इसकी मैटा टा होना चाहिए। ठीक, कभी कभी पूछ लेगा स्कीमा के बहुवचन को ना क्या बोलते हैं, इसकी मैटा बोलते हैं, इसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, ये टेट में पूछेगा, सीटेट में वैसे नहीं पूछा गया अभी तक, ये टेट में पूछा जाएगा। आगे हमारा क्या है दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा हो तो अपने भाई बहन के पास भेजिए, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके मित्र हैं, उनके पास आप शेयर करिए। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन पॉइंट हमारा क्या है, संगठन हमारा है। संगठन हम किसे कहते हैं उसको देखेंगे। दो अलग अलग स्कीमा में संबंध जोड़ना
संगठन कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई चीज अलग अलग कोई चीजें हैं, कोई खंड में विभाजित हैं, उनको संबंध आप जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, एक संगठन कहलाता है। देखिए अब कोई दो बच्चे जा रहे हैं, तीन बच्चे जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा करके आप स्कूल के भेजिए, उनको समझाइए, तो वही क्या कहलाता है, जब सारे बच्चे जब अलग अलग थे उनको इकट्ठा कर लिए तो संगठन कहलाएगा ही। तो वही संगठन है, जो अलग अलग है उनको एक में जोड़ देना वही संगठन कहलाता है। सिंपल एकदम। आगे हमारा क्या है, वस्तु अस्थायित्व क्या होता है। वस्तु अस्थायित्व मैंने आपको समझा दिया था। कोई वस्तु है, देखिए वस्तु के न दिखने पर भी उसका अस्थायित्व बना रहना ही वस्तु अस्थायित्व है। जैसे तकिए के नीचे मोबाइल रखी है, बच्चों को दिखा करके आप उस मोबाइल को हटा लीजिए, तो बच्चा क्या सोचेगा कि हाँ मोबाइल ही तकिए के नीचे रखा है। एक अस्थायित्व बालक के मन में बन जाता है, तो वही जो मन में बना रहता है स्थायित्व, उसी को वस्तु अस्थायित्व बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला पॉइंट हमारा क्या है, जीववाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीववाद हमारा है आसपास की वस्तुओं, खिलौनों आदि को जीवित समझने का भ्रम ही जीववाद कहलाता है। ये बहुत पूछा जाता है, इस पॉइंट पर आप ट्रिपल स्टार लगा के चलिए, ये बहुत बार पूछा जाता है, जीववाद आखिर है क्या। ठीक है, किसी जैसे कोई निर्जीव भी वस्तुएं हैं, उनको अगर बच्चा सजीव मान ले रहा है कि ये सजीव है, तो वही क्या कहलाता, जीववाद कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे गुड़िया होती है, बच्चे जो है गुड़िया से खेलते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि इसमें जान है। देखो उसके अच्छे अच्छे बाल होते हैं, आंख होते हैं, बच्चा क्या करता है, उसको नहलाता भी है, धुलाता है, उसके बाल को भी कंघा करता है, कभी कभी खाना खाता है तो खाना भी खिलाता है। जब पास में वो सोता है तो अपने पास में सुलाता है। वो सोचता क्या है कि इसमें जान है। अगर वो गिर जाता सोचता है कि हमारे ये बच्चे को लग गया, इस गुड़िया को लग गया। वो जीव समझ के वो उसको समझता है। कोई मोबाइल है, अगर उसमें गाना बज रहा है तो बच्चा क्या सोचेगा, इसमें जान है, इसमें जान है, तभी तो बोल रहा है। तो एक जीव का भ्रम उनके अंदर आ जाता है, जीव समझने का। तो वही क्या कहलाता है, जीववाद कहलाता है। अब आपको कंफ्यूजन रह ही नहींगा। ठीक है, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा दोस्तों अब यहाँ से हमारा समाप्त होता है जीन पियाजे, इससे संबंधित सारे हम करवा दिए हैं। अब हमसे इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे इसी टॉपिक संबंधित। अगला हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक नहीं हमारा ये पॉइंट क्या है प्रैक्टिस सेट के लिए, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। बताइए, जीन पियाजे अभी मैंने आपको पढ़ाया किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, बताइए। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के। हमको ध्यान रखना है, ये टेट में बहुत बार पूछा जाता है, गलती नहीं करनी हमको। ठीक है, जीन पियाजे संबंधित जितने सारे पॉइंट से मैंने आपको बता दिया है। अब आप आपके सामने हम एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। बताइए कितनी अवस्था होती है, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती है, 6 होती है। आपको मैंने बताया इतनी देर में, आपको क्या बता रहा था सारा, 4 होती है। कौन कौन, संवेदी कामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये इनकी 4 स्टेज होती है जिन पियाजे जी की। तो कितने हो गई, 4 हो गई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अब आपको बताना है, अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को पढ़ा है तो आप बता ले जाएंगे, वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। वस्तु अस्थायित्व तो मैंने आपको बता दिया था ना, किस अवस्था में विकसित होता है, बताइए आप। किसमें आपको बताया था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, पहले स्टेज में ही मैंने आपको बता दिया था। पहले स्टेज को क्या बोलते हैं, संवेदी कामक अवस्था। इसकी एज क्या होती है, 0 से 2 वर्ष जो अवस्था होती है वो संवेदी कामक अवस्था होती है, उसमें वस्तु अस्थायित्व होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक बच्चों को किसने कहा। देखिए मैंने आपको बताया था ना, किसने कहा था, जीन पियाजे जी ने कहा था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। आगे हमारा है पॉइंट क्या है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए पुरानी योजना में बदलाव क्या कहलाता है। मैंने आपको यही बताया था ना अभी, क्या कहलाता है बताइए। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप बता ले जाएंगे, क्या कहते हैं इसको, समायोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीववाद का अर्थ क्या होता है।
देखिए अभी मैंने अब इसके पहले जस्ट मैंने आपको बताया था ना, बताइए, निर्जीव वस्तु को सजीव समझना, यही तो मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसी राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। निर्जीव वस्तु को सजीव समझना ही जीववाद के अंतर्गत आता है। ठीक, आगे हमारा है सेवंथ नंबर पॉइंट। सेवन नंबर पॉइंट हमारा है, पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आते हैं या बाद में आते हैं। बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आते हैं या बाद में आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा के बन रखिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्योंकि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में अंतर जो अगर पूछा जाएगा इनके कथन में, खूब पूछा जाता है, पेपर में भर भर के पूछा जाता है। तो पियाजे के अनुसार विचार भाषा से पहले आता है बाद में, तो आपको बताना है पहले आता है। वही वाइगोत्स्की के अनुसार अगर किया जाएगा, हाँ, विचार भाषा से पहले आते हैं बाद में, तो वो उसमें बाद में आता है। वाइगोत्स्की के अनुसार कहेगा तो बाद में हो जाएगा, वही पियाजे के अनुसार की बात करेगा तो पहले आता है। विचार पहले आता है, उसके बाद हमारा भाषा आता है। ठीक, आगे हमारा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में, बच्चा तार्किक रूप से सोचना किस अवस्था में शुरू करता है। बताइए किस अवस्था में शुरू करता है, मैंने आपको बताया था। बताइए किस में अवस्था करता है, 7 से 11 एज में करता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारा 7 से 11 वर्ष की अवस्था कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा 9th नंबर क्या है, आप बताइए इसको। आप पलटावी का दोष किस अवस्था में पाया जाता है। देखिए मैंने आपको पूरा विस्तृत पढ़ा दिया है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। आप पलटावी वाला किस में आया था, किस अवस्था में, तो आप बता ले जाएंगे किस अवस्था में आया था। बताइए किस अवस्था में, बताइए। ये आया था 207 अवस्था। 2 से 7 वर्ष की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, स्कीमा क्या है। मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है स्कीमा क्या है। बताइए आप इसको बताएंगे, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। स्कीमा क्या है, तो क्या है, मानसिक संरचनाओं का संगठित पैकेट स्कीमा कहलाता है। ठीक, ये हमारा मानसिक संरचनाओं का संगठित ही पैकेट क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इनसे हम वन लाइनर के बेस पे देखते हैं। हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया, अब हम वन लाइनर के बेस देखते हैं जीन भी संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं हमारे। डायरेक्ट देखेंगे। प्रमुख धारणाओं पर आधारित प्रश्न 11 से लेकर के 30 तक। 11वां हमारा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखेंगे। संवेदी गामक अवस्था की अवधि क्या है। अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे बता ले जाएंगे। भाई 4 स्टेज ही है, आपको 4 स्टेज अच्छे से पढ़ लेना है। 2-3 बार लिखना है, एक बार पढ़ना है, आपको कभी भूलेगा ही नहीं। हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे केवीएस हो, चाहे एनवीएस हो, कोई भी शिक्षक से संबंधित अगर एग्जाम हो रहा है तो उसमें ये शिक्षण अगर है तो पूछा जाता है। लेकिन जीन पियाजे जरूर ही पूछे जाते हैं। सीटेट में तो इसमें मैं आपको बता दूं 2 से 4 नंबर क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। आपका ये एक ही वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, मैंने आपको बताया 7 से 11 वर्ष की अवस्था। अगला हमारा है, अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आता है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवस्था कहाँ से कहाँ तो होती है, 11 से लेकर 14 के ऊपर, इसके बीच में या उसके ऊपर क्या कहलाती है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। उसमें अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। देखिए अमूर्त चिंतन हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं उसी में तो स्टार्ट होती है। स्टेज कौन सा है, 4th स्टेज हमारा है जीन पियाजे का। तो हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, संरक्षण की समझ किसमें विकसित होती है। बताइए किसमें होती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। मैंने आपको संरक्षण को देखो बताया था ना, मैं आपको इतना विश्वास दिला तो आप वो थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो आपको सारे क्वेश्चन आ जा रहे होंगे तुरंत। अगला हमारा क्या है, अहम केंद्रित चिंतन। अहम केंद्रित चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। बताइए अहम केंद्रित किस में होता है, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसको एज क्या होती है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार। अगला हमारा क्या है,
प्रतीकात्मक खेल बच्चा कब शुरू करता है? मैंने आपको बताया ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में स्टार्ट करता है। आप ये हमारा राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है श्रेणीबद्धता का गुण किसमें आता है? तो किसमें आता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। इसका राइट जवाब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही हो जाएगा। मैंने आपको थ्योरी में बता दिया अच्छे से। अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे आप आंसर फटाफट बता रहे होंगे। अगला हमारा पॉइंट क्या है? बच्चा जब यह समझता है कि संख्या आकार बदलने से नहीं बदलेगी तो क्या सीख चुका है? तो क्या सीख चुका है? ये संरक्षण का गुण सीख चुका है। मैंने आपको थ्योरी में बता चुके हैं। तो हमारा ये संरक्षण आंसर हो जाएगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है? 90 नंबर पॉइंट, पियाजे के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत? बताइए कैसा है? पियाजे के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है या असतत? आपको बताना है। उत्तर क्या हो जाएगा? असतत प्रक्रिया है, क्योंकि यह चरणों में होता है। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है? 20 नंबर, संज्ञानात्मक मानचित्र का संबंध किससे है? बताइए किससे से है? जीन पियाजे जी के अनुसार। अभी मैंने अब मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो जीन पियाजे जी हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा के चलिए। तो किसके अनुसार है? पियाजे जी के अनुसार है। अगला पॉइंट हमारा नेक्स्ट है 21, नवीन जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ज्यों का त्यों शामिल करना क्या कहलाता है? बताइए। इसका राइट जवाब आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी अच्छे से पढ़ा दिया है। बताइए, नवीन जानकारी को मौजूदा स्कीमा में ज्यों का त्यों शामिल करना क्या कहलाता है? बताइए। ये कहलाता है आत्मसातीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। आगे हमारा है, देखेंगे, बच्चा किस अवस्था में सकारात्मक अनुमान यदि ए बड़ा जो है ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन सी लगाने में सक्षम कब होता है? ये कब होता है? बताइए किस अवस्था में होता है? क्या संवेदी गामक अवस्था में होता है इतना? ये क्या बच्चा कर लेगा? बताइए। आप इसका राइट जवाब बताएंगे। किस अवस्था में कर लेता है बच्चा? बताइए। नहीं कर पाता, संवेदी गामक अवस्था में नहीं कर पाता, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा इतना इतना तार्किक ज्ञान थोड़ी कर पाएगा। क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होती है जो 2 से 7 वर्ष अवस्था होती है? नहीं। ये मूर्त संक्रियात्मक क्या इसमें होती? हाँ, इसमें होती है। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारा दोस्तों क्या है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हमारा है, पियाजे के अनुसार सामीकरण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। नई और पुरानी जानकारी के बीच संतुलन बनाना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम 24 की तरफ। 24 हमारा है, एक बच्चा सोचता है कि चूंकि मुझे यह खिलौना पसंद है तो मेरी माँ को भी यह पसंद होगा। यह क्या कहलाता है? यही तो ईगो होता है बच्चों में। तो यह क्या कहलाता है? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। ये कहलाएगा अहम केंद्रण कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में सोचता है जो मैं कर रहा हूं वही सही कर रहा हूं। उसमें अहम केंद्रण का गुण आ जाता है उस बच्चे में। तो वह क्या कहलाता है? अहम केंद्रण कहलाता है। आगे हमारा है, विकेंद्रीकरण की योग्यता किस अवस्था में विकसित होती है? तो बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण अवस्था किस अवस्था में होती है? बताइए। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। विकेंद्रीकरण गुण अभी मैंने आपको बता दिया इसके पहले थ्योरी में। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है। इसकी अवस्था की एज क्या होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। ठीक, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हमारा है, पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। यह किस विचारधारा को पुष्ट करता है? बताइए। यह किस विचारधारा को पुष्ट करता है? बताइए। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा निर्मितवाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 हमारा है, परिकलनात्मक निगमनात्मक तर्क किस अवस्था की मुख्य पहचान है? तो आपको बताना है किस अवस्था की मुख्य पहचान है। बताइए किस अवस्था की है? ये है
औपचारिक, जिसको अमूर्त चिंतन भी बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसकी एज क्या होती है? 11 से 14 वर्ष या उसके ऊपर की अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। आगे हमारा 28 नंबर। 28 हमारा है, बच्चा किस अवस्था में भाषा का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से करना शुरू कर देता है? बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में शुरू कर देता है। प्रतीकात्मक रूप से किसी चीज को पहचानना या भाषा का प्रयोग करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? पूछेंगे सर जी क्या होती है, तो इसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। आगे क्वेश्चन हमारा है 29 क्वेश्चन, क्या देखेंगे हम? संरक्षण का अर्थ क्या होता है? बताइए, संरक्षण का अर्थ होता है यह समझना कि भौतिक गुण वही रहते हैं भले ही बाहरी रूप बदल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 30 क्या कहता है देखेंगे। 30 हमारा है, पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया है क्योंकि यह, बताइए क्योंकि यह क्या है? बताइए, क्योंकि यह, बताइए, चरणों में होती है, स्टेज में होती है। ठीक है, यह एक स्टेज में होती है। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार 4 स्टेज हैं, इसीलिए तो उन्होंने स्टेज बनाया हुआ है। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 14 या उससे ऊपर वर्ष की अवस्था। उम्मीद करता हूं आपको खूब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ लिया है थ्योरी। आगे हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, स्कीमा का अर्थ क्या है? बताइए, स्कीमा का अर्थ क्या है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया ना इसके पहले, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बताइए, सूचनाओं के संगठित पैकेट जो हमारे मस्तिष्क में होते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा स्कीमा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कहता है देखेंगे हम। 32 हमारा है, किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू करता है? तो इसका राइट जवाब कब हो जाए, क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में खेलना शुरू कर देता है। आगे क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारा क्या कहता है। 33 हमारा है, पियाजे के अनुसार अनुकूलन की 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मसातीकरण और समायोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 34 क्या कहता है देखेंगे हम। 34 हमारा है, बच्चा किस अवस्था में अपरिवर्तनीयता के दोष से मुक्त हो जाता है? बताइए, मैंने आपको अपरिवर्तनीयता पढ़ाया ना थ्योरी में, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? तो कब हो जाता है? ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आप पूछेंगे सर जी इसका एज क्या होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 7 से 11 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जीन पियाजे जी के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कहता है देखेंगे। 35 हमारा है, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी बताइए, सामूहिक एकालाप की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? जीन पियाजे जी ने दी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 36 क्या कहता है देखेंगे। 36 हमारा है, किस अवस्था में बच्चा श्रेणीबद्धता सीख लेता है? बताइए, श्रेणीबद्धता किस अवस्था में सीखता है? भाई मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया ना, तो बताइए किस अवस्था में सीख लेता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में सीखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर हमारा ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि मैंने आपको कम समय में अच्छा कंटेंट दिया है, क्योंकि आपको इसके अलावा कोई वीडियो जिन पियाजे से संबंधित नहीं पढ़नी पड़ेगी। आगे हमारा 37 हमारा क्या कहता है देखेंगे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला जैविक परिपक्वता कैसा कारक है? तो बताइए कैसा कारक है ये? बताइए ये कैसा कारक है? क्या अनावश्यक है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है, क्या गौड़ है, क्या नकारात्मक है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 क्या कहता है देखेंगे। 38 हमारा कहता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया क्या होती है, बताइए। 11 से ऊपर की अवस्था
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कहता है, पियाजे के सिद्धांत में संक्रिया का अर्थ क्या है। संक्रिया का मतलब ऑपरेशन, किसी चीज को तोड़ करके मरोड़ करके हम पुनः उसी अवस्था में ला देते हैं, वही हमारा संक्रिया कहलाता है। जैसे कोई पेन है, उस पेन को हम खोल दें फिर से हम उसको जोड़ दें, वही हमारा संक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट जवाब हमारा क्या हो जाएगा बताइए। तार्किक मानसिक क्रिया हमारा संक्रिया के अंतर्गत आता ही है, क्योंकि अगर हमारे अंदर तार्किक मानसिक संक्रिया नहीं रहेगी तो हम कैसे उसको एक बार बिगाड़ कर सही कर सकते हैं बताइए, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। फिर जैसे कोई बाइक है, बाइक मैकेनिक क्या करता है, सारे पुर्जों को खोल देता है फिर उसको जोड़ देता है, क्योंकि वो तार्किक मानसिक क्रिया कर रहा है, वही संक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 40 क्या कहता है देखेंगे, बच्चा कब समझता है कि एक गिलास में पानी की मात्रा वही रहती है चाहे उसे चौड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है, इस पर आप स्टार लगा के चलिए, ये पूछ भी सकता है। तो किस अवस्था में ऐसा होता है बताइए, ऐसा कौन सा अवस्था है बताइए जीन पियाजे जी के अनुसार। तो ऐसा अवस्था कब आती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका पात्र हो गया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक, ये आपका पात्र हो गया, एक छोटा पात्र है एक बड़ा पात्र है। इसमें मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा हुआ है, आधे से ज़्यादा इसमें पानी भरा है इस पात्र में। और जितना पानी इसमें मान लीजिए इसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है, वही 1 लीटर पानी अगर इसमें भरा जाएगा तो ये कहाँ तक आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ पानी जो भरा है 1 लीटर, यहाँ पानी यहाँ तक आएगा। तो बच्चों की समझ कब आ जाती है कि हाँ इसमें भी 1 लीटर पानी भरा है, इसमें भी 1 लीटर पानी भरा है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आता है तो बच्चा समझ जाता है कि पानी की मात्रा दोनों में जाता है, बस केवल पात्र अंतर है, छोटा बड़ा पात्र है लेकिन पानी की मात्रा उतना ही है। वही पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, अगर यही बच्चा देखेगा, आप पूछेंगे पानी किस में ज्यादा है बच्चा बताओ, तो बच्चा क्या बताएगा, पानी कहेगा छोटे वाले पात्र में ज्यादा है, क्योंकि ऊंचा पानी उठा हुआ है तो बताएगा पानी इसमें ज्यादा है। क्योंकि उसके अंदर ये समझ नहीं होती है कि जो है ये पात्र जो है चौड़ा है, ये पात्र चौड़ा है, ये बड़ा है, छोटा है, इसमें पानी की मात्रा वही है, ये उनके अंदर समझ नहीं रहती है। लेकिन वही जब बच्चा 7 से 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, वही आप दोनों पात्र में बराबर पानी की मात्रा दे देंगे। आप पूछें किस में पानी ज़्यादा है तो बच्चा बताएगा दोनों पात्र में पानी की मात्रा बराबर है, क्योंकि उनके अंदर समझ विकसित हो जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 क्वेश्चन हमारा देखेंगे। 41 क्वेश्चन हमारा, पियाजे के अनुसार बच्चे के चिंतन और वयस्कों के चिंतन में क्या अंतर है। तो 41 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए, बताइए इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चे चिंतन और वयस्कों में चिंतन में अंतर, क्या अंतर है बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आपको इसको बताना है, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रकार में। ठीक है, हमारा राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 42 क्या कहता है देखेंगे। 42 हमारा है, नन्हा वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग पियाजे ने क्यों किया बताइए। क्योंकि बच्चे लंबे में काम करते हैं, क्या ये होगा, गलत। क्योंकि बच्चे दुनिया की खोज सक्रिय रूप से करते हैं, हाँ ये ऑप्शन हमको मजबूत दिख रहा है पर इसको हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। क्योंकि बच्चे गणित में तेज होते हैं, गलत। क्योंकि बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं, गलत। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम पॉजिटिव बन रहा है, क्योंकि वो सक्रिय खोज में रहते हैं बच्चे, इसलिए जीन पियाजे जी ने छोटे बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 43 क्या कहता है देखेंगे। 43 हमारा है, बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने लगता है बताइए, किस अवस्था में करता है बताइए, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, ये कब करता है बताइए। ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। आप बताएंगे सर जी ये कब करता है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 क्या कहता है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है बताइए। मैंने आपको बताया क्या रट कर सीखता है, बिल्कुल नहीं, रट कर जहां आएगा सीटेट में एकदम निगेटिव वर्ड रहेगा, आपको ऑप्शन काट देना है। आपको मैंने पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड जो हमारे टैग वर्ड होते हैं सीटेट में कैसे हम पहचानेंगे, ये ऑप्शन टर्मिनेट होगा, ये हमारा पॉजिटिव ऑप्शन बनेगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो
में बता दिया है। आप अगर वीडियो ना देखे हो तो आप जाकर वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा सीटेट में क्वेश्चन को सॉल्व करने वक्त। ठीक, क्या वो अमूर्त चिंतन द्वारा करता है? बताइए। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? बताइए। अमूर्त चिंतन के माध्यम नहीं, ये अमूर्त चिंतन तो चौथी अवस्था आ जाता है। बताइए। भाषा के नए शब्दों द्वारा नहीं, ये तो जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आता है। भाषा के नए शब्दों द्वारा, हाँ, इंद्रियों के द्वारा। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहला स्टेज हमारा यही कहता है। पहली अवस्था पूछ रहा है तो पहली अवस्था में इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। तो पहले अवस्था कब की एज होती है? 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वो संवेदी गामक अवस्था होती है। इसमें बच्चा जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 44 हो गया। 45 देखते हैं। आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा क्या हासिल करने की कोशिश करता है? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे भी स्टार लगा के चलिए, ये पूछा जा सकता है। तो 45 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक संतुलन हो जाएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक संतुलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 46 क्या कहता है? किस अवस्था में बच्चा वैज्ञानिक ढंग से सोचना और समस्याओं का समाधान करना सीखता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप पढ़े होंगे थ्योरी में, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको अमूर्त चिंतन कहते हैं। ठीक, वो समस्या समाधान करना सीखना लगता है अपने आप। ठीक, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 47 हमारा क्या कहता है देखेंगे। 47 हमारा है, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित भाषा का अर्थ है। बताइए क्या है अहम केंद्रित? 47 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा स्वयं से बातें करना, इसको प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। केवल अपना नजरिया देखना, ये अहम केंद्रित कहलाता है। तो बच्चा जो अगर सोच रहा है ये ऐसा होना चाहिए, तो बच्चा वही सोचता है यही सर्वोपरि है। ठीक, अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो सोचता है कि यही सबसे अच्छा कार्य हम ही कर रहे हैं, वो सोचता है यही दूसरा भी करे। यही सोच होती है बच्चे के अनुसार। जिन पियाजे जो है बताते हैं ऐसा। 48 हमारा क्या है? वह स्थायित्व का अभाव किस अवस्था के शुरुआती चरण में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अभी मैंने आपको थ्योरी में करा दिया है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये होता है वह स्थायित्व संवेदी गामक अवस्था में होता है। इसकी एज क्या होती है? पूछेंगे। 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या कहता है? पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? बताइए। प्रमुख आलोचना क्या है बताइए? उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की उपेक्षा की। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा की, वही उनकी प्रमुख आलोचना है। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ये नहीं बताया कि पहले बच्चा जो है सामाजिक और सांस्कृतिक से सीखता है। उन्होंने बताया बच्चे खुद एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो खुद सीखते हैं। ठीक, वो उन्होंने ये बताया। आगे हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 50 क्वेश्चन हमारा क्या है? पियाजे के अनुसार ज्ञान का आधार क्या है? बताइए। ज्ञान का आधार क्या है? बच्चे की सक्रिय खोज का अनुभव। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि उन्होंने बताया है बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। बच्चे सक्रिय खोज खुद से करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती है। अगर बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो उसमें वो सीख रहा है, आप उनको डांटिए नहीं। कोई बच्चा कुछ काम कर रहा है तो उसके मतलब वो सीखने का प्रयास कर रहा है, गलतियों से ही वो सीखता है। जिन पियाजी जी ऐसा कहते हैं। ठीक, इसलिए बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। ये दोस्तों हमारा टॉपिक जीन पियाजे वाला इसी पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो पढ़ लेंगे अच्छे से तो उम्मीद दिलाता हूँ आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, आप इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने भाई के पास, अपने बहन के साथ, जो आपके सहपाठी हैं उनके पास भेजिए, जो शिक्षक तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए इस वीडियो से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। वाइगोत्स्की से मिलते हैं अगले चैप्टर में हम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।